Hello everyone. Today's topic is erythropoiesis. Erythropoiesis क्या है? Erythropoiesis का मतलब है genesis of the RBCs. Genesis of RBCs means the formation of the red blood cells. कि हमारे red blood cells कैसे बनते हैं, कितनी type of stages आती हैं. So before moving on to the topic, let's have a look कि blood किस तरीके से constitute करता है. So we know that कि वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का 5 to 6 लीटर्स होता है. दैट कंस्टिट्यूट्स द 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. सो ब्लड कंस्टिट्यूट ऑफ टू थिंग्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड अवर प्लाज्मा. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारा क्या आता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में दिस अवर सेल्यूलर एलिमेंट्स जो 45% होते हैं ब्लड का, और प्लाज्मा दैट कंस्टिट्यूट 55% ऑफ द टोटल ब्लड. फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेसिकली आर सेल्यूलर एलिमेंट्स. सेल्यूलर एलिमेंट्स मीन्स इसमें सेल्स आएंगे हमारे. एरिथ्रोसाइट्स मतलब हमारे RBCs, ल्यूकोसाइट्स मीन्स आर WBCs एंड थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स आर प्लेटलेट्स. WBCs में भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स. ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब है जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, एंड ग्रेन्युलोसाइट्स जिनके प्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं. ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे क्या हो जाएंगे? ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, एंड ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स में बहुत फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं, बेसोफिल्स में कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं. नेक्स्ट इज आर प्लाज्मा. प्लाज्मा कंस्टिट्यूट 55%, जिसमें से वाटर इसका 91% कंस्टिट्यूट करता है. मतलब आधे, मतलब मोर देन 90% जो प्लाज्मा है दैट इज़ वाटर. फिर सॉलिड क्या कंपोनेंट है? 9%. केवल 9% ऑफ प्लाज्मा है सॉलिड, जिसमें से हमारे पास ऑर्गेनिक होता है एक, और एक होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में हमारे आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका एक अलग से चैप्टर है और अलग से इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है. तो बेसिकली जो दो इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, दीज आर अवर एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन. एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन. ग्लोब्यूलिन एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन इंपॉर्टेंट हैं. एल्ब्यूमिन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, एंड ग्लोब्यूलिन हमारे बेसिकली इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं वो बनाते हैं. तो जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का एक रेशो होता है, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. 1.7:1, दैट इज़ द रेशो जो इन्वर्स हो जाता है पर्टिकुलर डिजीज़ में, सिंड्रोम्स में. नेक्स्ट कम्स द NPN. NPN क्या है हमारा? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस. ठीक है, जिसमें हमारे आते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन एंड जेंथीन एंड हाइपोजेंथीन. यूरिया बेसिकली 20 to 40 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर. ये इनके कंसनट्रेशंस हैं कि कितना प्रेजेंट है. यूरिक एसिड है 2 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो जनरली एक्सक्रीट आउट हो जाता है. क्रिएटिन इज़ 1 to 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड क्रिएटिनिन इज़ 0.6 to 1.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, जो ऑल्सो एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिन एंड क्रिएटिनिन दैट यू विल बी स्टडिंग इन बायोकेमिस्ट्री. क्रिएटिन क्या होता है? बेसिकली हमारी एनर्जी करेंसी है, इससे हमें एनर्जी यूनिट है. क्रिएटिन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, एंड एनर्जी मिलने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ योर क्रिएटिनिन. तो क्रिएटिनिन इज़ बेसिकली अ वेस्ट प्रोडक्ट, जबकि क्रिएटिन क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. बेसिकली जो बॉडी बिल्डिंग वाले लोग होते हैं दैट दे टेक क्रिएटिन. दैन जेंथीन एंड हाइपोजेंथीन ये क्या हैं? तो दीज आर द कंपाउंड्स विच मेक द यूरिक एसिड. ये बेसिकली प्यूरिन और पिरामिडीन्स जो होते थे उनके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बाद में जाके ये जेंथीन हाइपोजेंथीन बन जाते हैं. ये सब बायोकेमिस्ट्री का है, फिजियोलॉजी से इसका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है. तो जेंथीन और हाइपोजेंथीन क्या होता है? बाद में यूरिक एसिड बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज़ जेंथीन ऑक्सीडेज. तो अभी कुछ इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है. दीज आवर प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है. 6.4 to 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर इनकी एक अमाउंट है जो प्रेजेंट होती है. इसमें एल्ब्यूमिन 55% कंस्टिट्यूट करता है सबसे ज़्यादा, देन 38% ग्लोब्यूलिन, 7% फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन का काम भी हमें पता है क्या? क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग में हेल्प करता है. एंड प्रोथ्रोम्बिन 40 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर.
नाउ दिस इज़ अ टेबल जो हमें बता रही है डिफरेंट कंसनट्रेशन या रेंजेस ऑफ द सेल और परसेंटेज कितनी है इनकी। तो टोटल वाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, WBCs 4000 टू 11000 की रेंज में कंस्टिट्यूट करते हैं। एवरेज हम इनका निकाल सकते हैं 11 + 4/2 करके। ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये इनके कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग लिखे हैं। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं 50 to 70%, इसिनोफिल्स 1 to 4% एंड बेसोफिल्स 0.4%। न्यूट्रोफिल्स क्या है हमारे, बेसिकली दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब भी कोई एंटीजन आता है या कुछ वो भी आता है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल ही रिक्रूट होते हैं। दे मेक आर दैट पेसिव इम्यूनिटी नहीं, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी में, वो न्यूट्रोफिल्स ही मेंटेन करते हैं। देन कम्स द इसिनोफिल्स। एक तो एलर्जेंस जब आते हैं उस केस में इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा हेलमिंथिक इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि जो हेलमिंथ्स की वजह से इन्फेक्शन होते हैं उसमें बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ केवल कितने 1 to 4%। और इनका जो रेंज है दैट इज़ 150 to 300 सेल्स पर माइक्रोलीटर। बेसोफिल्स हैं हमारे 0 to 100, सबसे कम है बेसोफिल्स। और ये क्या करते हैं, बेसोफिल्स सबसे कम है और एलर्जीज कॉज करते हैं। ये क्या होता है कि एलर्जीज, जैसे कोई एलर्जन आया और एलर्जन जैसे पोलन आ गया कोई एलर्जन, तो ये बेसोफिल क्या करते हैं, इनके अंदर ना वेजो एक्टिव मटीरियल होता है हिस्टामीन वगैरह, तो ये फट जाके क्या करते हैं, हिस्टामीन रिलीज करते हैं जो कि एलर्जी करवाता है। तो ये एलर्जी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईसोनोफिल एलर्जी को थोड़ा रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन लिम्फोसाइट्स तो सबको पता है, लिम्फोसाइट्स दो तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। 20 to 40% कंस्टिट्यूट कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड मोनोसाइट्स ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस कराते हैं। मोनोसाइट्स ना मैक्रोफेज का एनालॉग है। मैक्रोफेज का एनालॉग है मतलब होमोलॉग है। होमोलॉग मतलब कैसे, ब्लड के अंदर है तो मोनोसाइट है, ब्लड से बाहर निकल के टिश्यू में आ गया तो मैक्रोफेज बन गया। ब्लड के वेसल के अंदर ब्लड के साथ फ्लो करा था तो इट इज़ अ मोनोसाइट। बाहर निकल के आया टिश्यू में चला गया, देन इट इज़ अ मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज का फंक्शन सबको पता है, दैट इज़ फेगोसाइटोसिस, यानी कि सेल ईटिंग। जो भी तुम्हें बाहर का फॉरेन बॉडी दिखेगी या एंटीजन दिखेगा उसको खा जाएगा। एरिथ्रोसाइट्स की ये पता होनी चाहिए एवरेज रेंज। Females में it is 4.8 into 10⁶, that is 4.8 millions, and this is 5.4. Platelets की concentration 2 to 5 lakh, 2 to 5 lakh. Well, now let's move on to our main topic, that is our hemopoiesis, erythropoiesis. अच्छा, एरिथ्रोपोइसिस और हीमोपोइसिस में क्या डिफरेंस होता है। एरिथ्रोपोइसिस इज बेसिकली ओनली द जेनेसिस ऑफ आरबीसीज। यहाँ पे हम केवल रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जब हम हीमोपोइसिस बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स की बात कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे होते हैं WBCs की, टी मतलब WBCs में टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, इन सब की बात, मतलब सब की बात कर रहे होते हैं। एरिथ्रोपोइसिस में हम केवल एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज की बात कर रहे हैं। तो एरिथ्रोपोइसिस मीन्स जेनेसिस ऑफ आरबीसीज। तो ये एक चार्ट है, बट इसको समझने से पहले लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस होता कैसे है। तो वी हैव 3 स्टेजेस, बेसिकली 3 स्टेजेस किसके बेसिस पे हैं, 3 स्टेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, कि कहाँ कहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आरबीसी प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम इंट्रायूटेराइन लाइफ टू बर्थ। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि हमारी अर्ली फ्यू वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ थी। अर्ली फ्यू वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो अर्ली फ्यू वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे जो आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं वो योक सैक में प्रोड्यूस होते हैं। योक सैक में भी बेसिकली किसमें, मीजोडर्म में, मीजोडर्म। तो इस स्टेज का नाम हमने रख दिया मीजोब्लास्टिक स्टेज। इसको हमने क्या बोला, मीजोब्लास्टिक स्टेज, दिस स्टेज। नेक्स्ट, जैसे ही हम थोड़ा और डेवलप हुए, जैसे ही जो हमारा फीटस था वो थोड़ा और डेवलप हुआ और वो आए, हम कहाँ पे पहुँच गए, मिडिल ट्राइमेस्टर में पहुँच गए, मिडिल ट्राइमेस्टर ऑफ जेस्टेशन।
तो हमारा डेवलपमेंट जो मेनली किस ऑर्गन में होता है, दैट इज़ इन लिवर। बाकी लिवर के अलावा हमारा स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स में भी होता है, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स। इस स्टेज को हम बोलते हैं हिपैटिक स्टेज। नेक्स्ट आते हैं हम क्या, लास्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन। लास्ट मंथ जो था प्रेगनेंसी का, जेस्टेशन का लास्ट जेस्टेशन मंथ जो था, एंड आफ्टर बर्थ, एंड लाइफ टाइम के लिए आफ्टर बर्थ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं आरबीसीज, बोन मैरो में, बोन मैरो में। दिस स्टेज इज नोन एज माइलॉइड स्टेज। इस स्टेज को हम बोलते हैं माइलॉइड स्टेज, माइलॉइड स्टेज। वेल बोन मैरो भी हमारे पास एक अलग तरीके से बताया गया कि बोन मैरो में भी हमारे पास अलग अलग बोन्स होती हैं। तो जैसे जैसे हम डेवलप बड़े मतलब और ज़्यादा बड़े होते जाते हैं, तो जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं ना, वहाँ पे हमारा आरबीसी जो प्रोडक्शन होता है वो बंद होने लग जाता है। तो पहले क्या होता है, जो बोन का ना डिस्टल पोर्शन होता है, जैसे ये ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस का जो डिस्टल पोर्शन है ना, ये क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा फैटी हो जाता है। तो यहाँ पे ना आरबीसी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। मतलब जैसे ही इंसान 5 साल का होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डिस्टल पोर्शंस फैटी हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, वो हो जाए, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। बट इन द प्रॉक्सिमल रीजन, प्रॉक्सिमल पोर्शन में क्या रहेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन चलता रहेगा। पर जैसे जैसे एज बड़ी होती है, मतलब हम 20 ईयर्स की एज पे आते हैं, तो हमारी ये लॉन्ग बोन्स क्या करती हैं, आरबीसी सिंथेसिस बंद कर देती हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, आगे बढ़ते हैं अपने जेनेसिस ऑफ आरबीसीज पे। तो बेसिकली हमको एक सेल याद रखना है जहाँ से हमारी पूरी कहानी शुरू होगी, दैट इज़ योर PHSC। PHSC फुल फॉर्म क्या होगी PHSC की, दैट इज प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट हिमैटोपोएटिक, हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल। तो प्लूरीपोटेंट से क्या है, प्लूरी मीन्स प्लूरल, प्लूरल मीन्स बहुत सारे, मतलब मल्टीपल पोटेंट, पोटेंट मीन्स पोटेंसी। तो इनके पास क्या है, मल्टीपल पोटेंसी या मल्टीपल पोटेंशियल है, क्या करने का, हिमैटोपोइसिस करने का। हिमैटोपोइसिस स्टेम सेल, यानी कि बहुत सारे हिमैटोपोइसिस में मतलब हमारे ब्लड में जो भी बेसिकली सेल्स होते हैं, इनको बनाने का पोटेंशियल इनके अंदर है PHSC में। ठीक है, तो PHSC हमारी बोन मैरो में जनरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स को बना सकते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ पेरिफेरल ब्लड सेल्स को बना सकते हैं, यहीं से इनका ओरिजिन होता है PHSC से। तो सबसे पहले क्या होगा, PHSC क्या होगा, अभी ये क्या है, अनकमिटेड है, अभी ये क्या है, अनकमिटेड है। अनकमिटेड होने का मतलब है अभी इसे पता नहीं है कि इसे क्या करना है, ये कमिटेड नहीं है कोई सेल बनाने के लिए, अभी इस पर क्या है, बहुत सारा पोटेंशियल है, ये कुछ भी बना सकता है। ठीक है, ये अनकमिटेड स्टेम सेल है हमारा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये कमिटेड होगा, है ना, कमिटेड होगा मतलब ये डिसाइड करेगा कि इसने क्या बनाना है ना, तो इसका कमिटमेंट होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कमिटेड स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाता है। कमिटेड स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ना कमिटेड स्टेम सेल में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास CFUS और एक होता है हमारा LSC। CFUS और LSC। तो CFUS का मतलब क्या है, C मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, और ये आया S की वजह से स्प्लीन। और LSC का मतलब लिम्फॉइड स्टेम सेल। ठीक
है। लिम्फॉइड स्टेम सेल क्या करते हैं, अपने लिम्फॉइड नाम से ही पता चल रहा है क्या करेंगे, बी सेल्स और टी सेल्स बनाएंगे। पर जो हमारे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होगी, जो स्प्लीन वाला होगा, ये क्या करेगा, ब्लास्ट सेल्स बनाएगा, CFUB, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट। अब यहाँ से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ये CFUE में, दैट इज योर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, दिस इज योर ब्लास्ट। तो अब ये एरिथ्रोसाइट के लिए कमिट हो गया, तो अब ये क्या करेगा, एरिथ्रोसाइट बनाएगा बेसिकली। अच्छा, अब इस स्प्लीन से एक और आता है, दैट इज योर CFUGM, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। GM क्या हो गया हमारा, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे क्या आ रहे थे, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट एक और आता है हमारा यहाँ से CFUM, CFUM। तो अच्छा, प्लेटलेट्स को ना, प्लेटलेट्स की जो प्री मेच्योर फॉर्म होती है उसको हम मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आया मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स। तो ये क्या बनाएगा, मेगा कैरियोसाइट्स बनाएगा। मेगा कैरियोसाइट से क्या बनेंगे, प्लेटलेट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए अलग अलग टाइप ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। ठीक हो गया। अब हमने पढ़ना है बेसिकली, हम किस पे ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा, इस वाले पे, कि यहाँ से हमारा क्या केस है, यहाँ से हमारा हो क्या रहा है, कैसे करके हमारा क्या हो रहा है, RBC प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल क्या करता है, RBC प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं हम उसे, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। वो कहाँ से आता है, वो आता है हीमोसाइटोब्लास्ट से। तो जो हमारा प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड सेल था उसका नाम था हीमोसाइटोब्लास्ट। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे फैक्टर्स, हम ये ऐसी थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रिगर भी तो देना पड़ेगा कि अनकमिटेड सेल जाएँ और जाके बहुत सारे ढेर सारे सेल्स बनाएं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे, इंटरल्यूकिन्स होते हैं बेसिकली, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 3, GM-CSF, ये सब पढ़ेंगे आगे। तो ये बेसिकली इंटरल्यूकिन्स ये सब क्या हैं हमारे, अभी के लिए याद कर लो, दीज आर द मेडिएटर्स। ये मेडिएटर्स हैं, ये जाके क्या करा रहे हैं, हमारा जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स करा रहे हैं। ये बोल रहे हैं ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करो। दीज आर यूर इंड्यूसर्स, ग्रोथ कराएंगे, हमारा डिफ्रेंसिएशन कराएंगे, ठीक है। तो ये हमने बोल लिया। नेक्स्ट अब आते हैं इस पे, इस चार्ट पे। तो ये था हमारा जेनेसिस ऑफ RBCs। तो सबसे पहले हमारे पास क्या थे, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट थे। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट थे जिनका न्यूक्लियस क्या था, बड़ा सा दिख रहा है डायग्राम में कि बड़ा सा न्यूक्लियस है, और क्या कर रहा है, ये ऑलमोस्ट पूरे सेल को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, इसका साइज़ होता है 19 to 23 माइक्रोमीटर्स। अच्छा, हमें RBC का साइज़ पता होना चाहिए, दैट इज़ 7.2 to 7.4 माइक्रोमीटर्स के बीच में होता है। बेसिकली 7.2 ही बोलते हैं हम, ठीक है, 7 माइक्रोमीटर्स बोल देते थे पहले। तो 19 to 23, अभी तो ये बहुत बड़ा है, इसका न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा है, पूरे सेल को वो कर दे रहा है, मतलब पूरे सेल का ऑक्यूपाई कर दे रहा है न्यूक्लियस, है ना। तो इसको क्या होना है, इतने छोटे से एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होना है, जिसका डायामीटर होता है, साइज होता है 7.2 माइक्रोमीटर्स। तो क्या क्या स्टेजेस आएंगी, यही हमने इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन सेल होते हैं, इनको हम बोलते हैं बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। क्या बोलते हैं हम इन्हें, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। क्यों बोलते हैं हम इन्हें बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, क्योंकि क्या होता है, ये बेसिक डाई से स्टेन हो जाते हैं, दे गेट स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये होते हैं हमारे बेसिकली अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। क्या होते हैं हमारे, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। तो यहाँ पे ना साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, साइज क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है न्यूक्लियस का,
और ये क्रोमैटिन जो है हमारा थोड़ा सा कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में हमारा आता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ये इनके नाम है बस, क्योंकि ये गाइटन में ये इस तरीके से दिए हैं, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। और जो दूसरी बुक्स होंगी वहाँ पे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। तो मैं ये बता रही हूँ बस कि क्या क्या नेम्स इनके हैं। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। तो यहाँ पे इसका साइज़ क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के टाइम पे इसका जो साइज़ था वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के टाइम पे इसका साइज़ हो गया 14 to 16 माइक्रोमीटर्स। ओके, ये जो ये वाला साइज़ था ये प्रो इराइथ्रोब्लास्ट से पहले वाली जो स्टेज थी हीमोसाइटोब्लास्ट उसका था। एंड प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का साइज़ होता है 15 to 20 माइक्रोमीटर्स। तो ये हम ऐसे याद कर सकते हैं 19, 15, 14, देन 14 to 16, 14 to 16 बाद 10 to 14, इंटरमीडिएट में आता है 10 to 14 माइक्रोमीटर्स। बेसिकली हमें क्या करना है, 23 हमारा मैक्सिमम साइज़ है, वहाँ से हमें मिनिमम 7.2 पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाएंगे। पॉलीक्रोमैटोफिल क्यों बोल दिया इसे, पॉलीक्रोमैटोफिल इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे ना पॉलीक्रोमैटोफिलिक स्टेनिंग हो रही है। पॉलीक्रोमैटोफिलिक स्टेनिंग मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं एसिडिक और बेसिक डाई दोनों तरीके से स्टेनिंग हो रही है। ठीक है, तो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट वाली स्टेज में होती है, यहाँ पे से ना हमें HB दिखना शुरू हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन दिखना शुरू हो जाता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में या पॉलीक्रोमैटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट में। अभी तक हमारा हीमोग्लोबिन एब्सेंट चल रहा था, यहाँ से हमें दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर साइज भी क्या हो रहा है, फर्दर कम होता जा रहा है। हमारा जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो डिक्रीज होता जा रहा है, कंडेंस होता जा रहा है। नेक्स्ट आती है हमारी ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थो मतलब क्या पढ़ते थे हम, ऑर्थो मतलब जनरली एक चीज़ ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे ना एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा बढ़ गया, एसिडिक ज़्यादा हो गया, बेसिक कम हो गया। तो जो हमारा बेसोफिल वाला कैरेक्टर था वो अब कम होता जा रहा है। ऑर्थोक्रोमैटिक का मतलब क्या है, लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट मोब्लास्ट। तो जनरली यहाँ पे साइज़ जो होता है वो 8 to 10 हो जाता है, 8 to 10 माइक्रोमीटर्स। यहाँ पे साइज़ सबसे कम हो गया 7 to 8 माइक्रोमीटर्स। अच्छा, जो ये वाली स्टेज थी यहाँ पे कैसे दिख रहा है, न्यूक्लियस एक डॉट की तरह दिखाई दे रहा है ना, डॉट की तरह दिखाई दे रहा है, या कार्टव्हील अपीयरेंस दिख रही है, राउंड सी छोटी सी। ठीक है, और यहाँ पे ना अभी तक क्या होगा, हमारा माइटोसिस होता रहेगा, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन इसमें दिख रहा है ना, सेल डिवीजन होते होते ये दिखा, सेल डिवीजन होते होते। तो ये माइटोसिस चलता रहता है, पर यहाँ पे लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में आके जो हमारा माइटोसिस होता है वो हमारा स्टॉप हो जाता है, माइटोसिस स्टॉप हो जाता है लेट और नॉर्मोब्लास्ट में। देन आती है हमारी स्टेज दैट इज़ रेटिकुलोसाइट। तो कुछ फीचर्स होते हैं रेटिकुलोसाइट के, क्या फीचर्स होते हैं रेटिकुलोसाइट के, एक तो हमारा जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे वो अपना 34% तक चला जाता है। ठीक है, 34% हो जाता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होके बहुत मतलब ऐसे रेटिकुलो फाइबर्स वाली फॉर्म में दिखने लग जाता है। कैसा दिखने लग जाता है, फाइबर्स वाली फॉर्म में दिखने लग जाता है, रेमिनेंट्स दिखते हैं। बेसिकली न्यूक्लियस पूरा डिग्रेड हो जाता है, रेमिनेंट्स दिखते हैं बस RNA के। तो ये बोल सकते हैं कि रेमिनेंट्स ऑफ RNA प्रेजेंट। ठीक है, एसिडोफिलिक हो गया पूरा यहाँ पे, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और नेक्स्ट चलते हैं, तो रेटिकुलोसाइट हमारी क्या है, इमेच्योर साइट है। अगर हमें ब्लड में अगर हमें रेटिकुलोसाइट दिखते हैं बहुत सारे, ठीक है, जनरली इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 1% तक ही रहता है। तो अगर हमें 1% से ज़्यादा बहुत सारे रेटिकुलोसाइट्स दिखने शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब जो हमारा RBC है वो क्या नहीं हो पा रहा, मिच्योर नहीं हो पा रहा है ना, मिच्योर नहीं हो पा रहा, प्रॉपर RBC नहीं बन पा रहा। अब जो पूरी प्रोसेस थी ना हमारी ये अभी तक की, कि हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बना, उससे हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट, लेट नॉर्मोब्लास्ट बना, यहाँ तक की पूरी स्टेज हो रही थी हमारी 1 हफ्ते के अंदर। कितने दिन में, 7 days में।
7 डेज में हुई इतनी पूरी स्टेज। अब रेट ऑर्थोक्रोमोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट बनने का काम हो जाता है 2 दिन में। कितने दिन में हो जाता है? 2 दिन में। सॉरी, रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोब्लास्ट बनने का काम हो जाता है 2 दिन में। तो 2 दिन में रेटिकुलोसाइट होता है वो प्रॉपर मेच्योर एरिथ्रोसाइट बन जाता है। डिफरेंस क्या है रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट में? एक तो हमारा साइज 7.2 हो गया, है ना, साइज क्या हो गया? 7.2 हो गया, मतलब एक प्रॉपर छोटा साइज मिल गया। इसमें हमें छोटा बड़ा मिलता रहेगा। दूसरा यहाँ पे क्या होगा? कोई भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है पूरा, कोई आरएनए की प्रेजेंस नहीं है, कुछ नहीं है। एसिडोफिलिक कैरेक्टर मिलेगा, हीमोग्लोबिन पूरा मिलेगा, एंड माइटोसिस एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, जो चल ही रहा था हमारा। तो दिस इज आवर मेच्योर एरिथ्रोसाइट। तो नॉर्मली जो हमारा बेजोफिलिक मटेरियल है वो पूरा डिसअपियर हो गया। अब हमें क्या मिल गया? मेच्योर एरिथ्रोसाइट मिल गया, ठीक है। हमारे रेडिकुलोसाइट्स की क्या हो गई? लाइफ भी जो है वो शॉर्ट है। कितने दिन की लाइफ है इसकी? 1 to 2 डेज की। और इसका जनरली काउंट क्या बोला? 1%। ओके, सो अगर हम थोड़ा सा और इसका वो देखें, स्टेजेस देखें, तो ये थी हमारी स्टेजेस। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, इससे पहले हमने एक हीमोसाइटोब्लास्ट भी पढ़ी थी। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, मैच्योर्ड आरबीसीज। इनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में हमने देखा हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया था, पर अपीयर होना कब दिखा? देखो, स्टार्ट होने वाली बात अलग है कि सिंथेसिस शुरू हो गया, बट कंसिडरेबली दिखना कब शुरू हुआ? स्टार्ट्स अपीयरिंग कब? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ये बोली थी। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कि स्टार्ट होना शुरू कब हो रहा है, सिंथेसिस कब शुरू हो रहा है, या दिखना कब शुरू हो रहा है। तो सिंथेसिस तो हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में शुरू हो जाएगा, बट जो अपीयरेंस होगी वो उसकी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में आएगी। देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में हमारा न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो गया था, है ना। न्यूक्लियोलाई इज डिफरेंट, न्यूक्लियस इज डिफरेंट, ठीक है। न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो गया। लेट नॉर्मोब्लास्ट में हमारा न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस या तो हमारा बिल्कुल पिक्नोटिक स्टेज में चले जाता है, बट इज पिक्नोटिक, पिक्नोटिक मीन्स लाइक अ डॉट, डॉट स्टेज में चले जाएगा, या तो पूरा डिसअपियर हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। रेटिकुलोसाइट में क्या होता है? रेटिकुलम इज फॉर्म। रेटिकुलम बेसिकली है क्या? कुछ नहीं है, बस क्या है? हमारे रेमिनेंट्स ऑफ आरएनए हैं जो कि वहाँ पे प्रेजेंट हैं। सेल एंटर्स कैपिलरी फ्रॉम साइट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होता है? जैसे ही वो रेटिकुलोसाइट बन जाता है ना, तो वो बाहर चले जाता है। रेटिकुलोसाइट स्टेज में ही सेल क्या होता है? हमारी बोन मैरो से ब्लड कैपिलरीज में चले जाता है। और कौन सी प्रोसेस से जाता है? डायापिडेसिस। डायापिडेसिस, डायापिडेसिस क्या है? डायापिडेसिस है स्क्वीजिंग, स्क्वीज आउट होना। मतलब कैपिलरी मेम्ब्रेन, जो हमारी कैपिलरी मेम्ब्रेन है, इसमें जो ये मेम्ब्रेन है, यहाँ से क्या हुए? हमारे जो आरबीसीज थे वो क्या हो गए? स्क्वीज हो गए, इन चले गए ना कैपिलरीज के अंदर। तो आरबीसीज क्या हो गए? स्क्वीज इन हो गए हमारी कैपिलरी मेम्ब्रेन से। तो दिस इज योर डायापिडेसिस। इसके थ्रू रेटिकुलोसाइट स्टेज में ही ये क्या होता है? कैपिलरीज में चले जाता है। बाकी कैपिलरीज में ही 1-2 दिन के अंदर क्या होता है? रेटिकुलोसाइट मेच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है और सेल बाय कॉन्केविटी अटेन कर लेता है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और कि रेटिकुलोसाइट में हमें क्या मिलते हैं? गोल्जी अपैरेटस के रेमनेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गोल्जी अपैरेटस के रेमनेंट्स मिलते हैं। सो दिस वॉज आर एरिथ्रोपोएसिस। बाकी रेगुलेशन में वी हैव सर्टेन फैक्टर्स जो उसको रेगुलेट करेंगे। सो वी हैव एरिथ्रोपोएटिन। तो एरिथ्रोपोएटिन जाएगा हमारे जो पीएचएससी थे वहाँ से, जो हमारे कमिटेड सेल्स बने थे, मतलब बेसिकली जो हमारे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हैं, उनको जाके बोलेगा कि तुम आ जाके और ज़्यादा आरबीसीज बनाओ। मतलब ये पॉजिटिव स्टिमुलेशन मिलेगा। कहाँ से आता है हमारा एरिथ्रोपोएटिन? ये तो हमें पता होगा, किडनी से प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोपोएटिन, है ना। एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है, ग्लाइकोप्रोटीन है ना। ये क्या कराता है? एरिथ्रोपोएटिन जनरेट, एरिथ्रोपोएटिन क्या कराता है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को बोलता है कि तुम क्या करो? और ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करो। कब सिक्रीट होगा ये एरिथ्रोपोएटिन? देखो, ज़्यादा कब सिक्रीट होगा? ज़्यादा सिक्रीट होता है इन द केस ऑफ हाइपोक्सिया, इन द केस ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के केस में क्या होगा? हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया।
ऑक्सीजन कम हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो गया तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगी, है ना। रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगी तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाएंगी क्योंकि ऑक्सीजन हमें पूरा नहीं पहुंच पा रहा हर सेल तक, तो हमारे ना सेल काउंट बढ़ जाएगा। अब सेल क्या करेगा, हर एक ऑक्सीजन को मतलब ज़्यादा सप्लाई करने के लिए, दूर दूर तक जाने के लिए, टिश्यूज़ तक पहुंचने के लिए, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रॉपरली देने के लिए क्या होगा, सेल काउंट बढ़ जाएगा। इसको हम एक तरीके से हाइपोक्सिया में भी पढ़ते हैं। हाइपोक्सिया में यही एक क्वेश्चन आता है कि वाई जो हाई ऑल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनमें रेड ब्लड सेल काउंट ज़्यादा क्यों होता है। तो दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में इतना कंसनट्रेशन नहीं है, पार्शियल प्रेशर कम होता है ऑक्सीजन का। तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो हमें बाहर से ही कम ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइपोक्सिया क्रिएट हो रहा है। हाइपोक्सिया की वजह से हमारे किडनीज जो हैं वो एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट कर रही हैं, जिससे हमारे आरबीसी सेल्स का नंबर जो है वो बढ़ जा रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले जा सकें टिश्यूज़ तक और क्या कर सकें, डिमांड को पूरा कर सकें। बाकी हमारे रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कम कब हो जाता है, इन द केस ऑफ अनीमिया, क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन कम होगा ना अनीमिया में। अनीमिया में बेसिकली हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसीज पे, आरबीसीज के थ्रू कैरी आउट होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आरबीसीज भी क्या होंगे, धीरे धीरे डिग्रेड होने शुरू हो जाएंगे। तो इन द केस ऑफ लो हीमोग्लोबिन, अनीमिया वैसे लो आरबीसी काउंट को भी बोलते हैं, तो लो हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं सीधे, लो हीमोग्लोबिन या लो ब्लड वॉल्यूम के केस में भी हमारे आरबीसीज का अमाउंट कम हो जाएगा। पल्मोनरी डिजीजेस में भी कम हो जाता है। तो दिस इज़ द एरिथ्रोपोएसिस।